किताबें, 2 पिक्चर फ्रेम, दोनों खाली, और एक बॉक्स, स्टोन बॉक्स। पत्थर मैंने तब इकट्ठे किए थे जब मैं अपने माँ बाप के साथ सी बीच पे जाया करता था। इनके नीचे दबे हैं कुछ लेटर्स। प्लीज लेटर्स, प्लीज मुझसे प्यार करो, प्लीज ये बात मुझे बताओ। और कब वाले लेटर भी, तुम कब घर आओगे, तुम मेरी बात का जवाब कब दोगे, वगैरह वगैरह। ये लेटर भी खाली के हैं। ये दोनों पिक्चर फ्रेम्स खाली क्यों? मतलब क्या स्पष्ट नहीं है सर? इन्हें किसी क्लैरिफिकेशन की जरूरत है? सिंपल है, मेरे पास इसमें लगाने के लिए कोई तस्वीर ही नहीं है। नहीं, आई मीन तुम्हारे मदर फादर या फिर कोई गर्लफ्रेंड? यार स्वीट पर्सन, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, सच्चे भी, और तुम्हारे सच्चे और भोलेपन से मुझे जरूर। ओ, मेरे माँ बाप, मेरे प्यारे माँ बाप तो मुझे बचपन में छोड़ के चले गए। इससे मैं एकदम टूट सा गया हूँ। उनकी मौत मेरे सर पर आज भी धुंधले बादल की तरह मंडराती रहती है। मेरी समझ में नहीं आता कि उनकी सुथरी सी तस्वीर इन फ्रेम में कैसे लगाऊं। शायद अब तुम समझ सकते हो कि हाँ, गौर करने की बात यह है कि मेरी माँ मेरे पिता को छोड़ के चली गई एक लंबी यात्रा में दक्षिण की ओर, एक अपने साथी के साथ। क्या नाम था उसका? टॉम यही नाम बताया था जब वो उसकी लाश लेकर वापस लौटे। मेरा मतलब मेरे पिता मेरी माँ की लाश को लेकर लौट रहे। मेरे पिता ने बताया कि मेरी माँ ने गोवा की किसी सड़ी सी जगह पर उसे छोड़ दिया था, मतलब उस टॉम को, अपने दोस्त को। और उसके बाद मेरी माँ का क्या? नहीं, मेरी माँ का एक बेवकूफ औरत। ये खबर हमें क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच में मिली थी और मेरे पिता ने ये न्यू ईयर 2 हफ्ते तक मनाया और एक दिन चलती गाड़ी से टकराकर मर गए। इससे लगभग मेरे परिवार का मसला तो लगभग साफ हो गया। अब बारी थी मेरी माँ की बहन की, मेरा मतलब मेरी मौसी की। उस पर ना तो कोई पाप बन पड़ा, नहीं वो शराब में डूबकर अपना कोई गुम लगा। जहाँ तक मुझे याद है वो अपने सारे काम अच्छे से कर लिया करती थी। सुबह उठना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, नाश्ता तैयार करना, मुझे तैयार करना, प्रार्थना करना, सब काम। मैं जब 10वीं क्लास में था तो मेरी 10वीं क्लास के फेयरवेल डे वाले दिन वो अपने घर की सीढ़ियों से, मेरा मतलब जो घर उस समय मेरा भी था, उससे गिर के मर गई। मेरे से पूछो तो ये मेरे लिए एक दुखद चुटकुले की तरह है। I'm sorry what? ये पुरानी बात है और खुद को बतलाने बहलाने के सिवा इसके लिए मेरे पास कोई फीलिंग नहीं, कोई इमोशन नहीं। अब तुम शायद बेहतर समझ सकते हो कि मेरे माँ बाप उस प्रेम में क्यों नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? पीटर। ओह पीटर, नाइस नेम। सॉरी मैं पूछना भूल गया। Nice name. I'm Jerry. Hello. Hello Jerry. Hello. अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक लड़की की तस्वीर का इस फ्रेम में होने का क्या मतलब है। मैंने तुम्हें बताया था मेरे पास 2 फ्रेम है। मेरा मतलब मैं किसी भी खूबसूरत औरत से एक बार से ज़्यादा नहीं मिला है, कभी नहीं। और एक खूबसूरत औरत से एक कमरे में एक कैमरे के साथ कभी भी। तुम्हारा मतलब 2 औरतें एक साथ? नहीं, मेरा
किसी भी खूबसूरत औरत से एक बार से ज़्यादा नहीं मिला, मतलब मैंने किसी भी खूबसूरत औरत से एक बार से ज़्यादा वो नहीं किया, क्या कहते हैं उसे, चूत में हुआ। वो 1.5 हफ्ता जब मैं 15 का था, मैं शर्मिंदा होकर कह सकता हूँ कि मैं धीरे धीरे जवान, आई वॉज ए होमोसेक्सुअल, I was queen. उपस्थिति घंटियां बादलों में उड़ते कागज के फूलों के बीच में 11 दिन तक दिन में 2 बार उससे मिला करता था। वो असचो का लड़का था और मेरा उसका बर्थडे एक ही दिन था, बस फर्क सिर्फ इतना था कि वो 1 साल बड़ा था और मैं 1 साल छोटा। मुझे लगता है काफी प्यार था, नहीं सिर्फ सेक्स है, पता नहीं जो भी था, पर वही तो मजा था। और मतलब क्या मैं उन सभी औरतों से प्यार नहीं करता? नहीं, मैं करता हूँ, बेहद प्यार करता हूँ, लगभग 1 घंटे के लिए। मुझे ये सब काफी सिंपल नजर आता है। तो अब क्या तुम मुझे शादी करने के लिए कहोगे, मुझे प्यार करने के लिए कहोगे? अरे भाड़ में गई तुम्हारी शादी और भाड़ में गए पेरेंट्स। मेरी तरफ से उम्र भर कमा रहे हो और मैंने तो ये बातचीत शुरू भी नहीं की थी। Cool down. All right. क्या तुम मुझसे नाराज हो पीटर? मुझसे नाराज हो? नहीं। गुड, इंटरेस्टिंग जो तुमने मुझसे उस पिक्चर फिल्म के बारे में पूछा। मुझे लगा तुम मुझसे उन पोर्नोग्राफी प्लेइंग कार्ड के बारे में पूछोगे, उन तस्वीर ताश के पत्तों के बारे में। वेल, ऐसे पोर्नोग्राफी प्लेइंग कार्ड्स मैंने बहुत देखे हैं। That's not the point. शायद जब तुम बच्चे थे तुम अपने दोस्तों में इन्हें बांटा करते थे और तुम्हारे पास अपना एक पैकेट था। वेल, बचपन में हम में से बहुत से लोगों के पास ऐसा एक पैकेट रहता होगा ना। और तुमने उन्हें फेंक दिया अपनी शादी से पहले। देखो, बड़े होने के बाद मुझे ऐसे कार्ड की जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं पीटर, नहीं। मुझे लगता है कि मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। ओके, मैं भी तुम्हारी सेक्सुअल लाइफ या उसकी मुश्किल हालातों को पूरे देना नहीं चाहता। What do you mean? What do you mean by मेरी सेक्सुअल लाइफ के मुश्किल हालात? मेरा मतलब मैं जो कहना चाहता था वो था इन दोनों के बीच का फर्क। पोर्नोग्राफी प्लेइंग कार्ड जब तुम बच्चे थे और पोर्नोग्राफी प्लेइंग कार्ड जब तुम बड़े हुए। जब तुम बच्चे थे तब तुमने इसका इस्तेमाल असली अनुभव की जगह पर किया और जब तुम बड़े हुए तुमने असली अनुभव का इस्तेमाल किया कल्पना की जगह पर। मुझे लगता है तुम जू के बारे में ज्यादा सुनना पसंद करोगे। जू के बारे में? हाँ, जू अगर तुम। हाँ, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि जू में क्या हुआ, पर उससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ अपने घर के बारे में जहाँ मैं रहता हूँ। 4 मंजिला इमारत, ऊपर के मकान अच्छे हैं, मतलब उससे नीचे के मकान और भी अच्छे हैं, मतलब 3rd, 2nd, 1st, ग्राउंड फ्लोर अच्छे हैं। नहीं, लेकिन मैं उस बिल्डिंग में किसी को जानता नहीं। मैं जानता हूँ एक औरत है 3rd फ्लोर पे जो हमेशा रोती रहती है बंद दरवाजे के पीछे, हमेशा रोती रहती है। जब भी मैं घर के अंदर आता हूँ या घर से निकलता हूँ या उसके गेट के आसपास से गुजरता हूँ, वो हमेशा रोती पाई जाती है। ऐसे रोती रहती है, शांत से रड़े। मैं जो तुम्हें बताना चाहता हूँ और मेरी मकान मालिक, मैं लैंडलेडी। देखो, मैं किसी के बारे में बताते हुए कभी कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं लैंडलेडी, मेरी मकान मालिक, वो बुद्धि, बदसूरत, मोटी, गंदी, कचरे का डब्बा, दारू की बोतल, बहन। तो मेरा मतलब, मैंने जैसे तुम्हें बताया कि मैं किसी के बारे में बताते हुए अश्लील कमी होता हूँ, तो जितना मैं उसके बारे में बताना चाहता था शायद बता नहीं पा रहा हूँ। नहीं, दैट्स मोर देन एनफ। काफी बता चुके हो तुम उसके बारे में। Really? Good. Anyway, मैं जो तुम्हें बताना चाहता हूँ, it's all about dog. वो कुत्ता और वो मकान मालकिन मेरे घर के चौकीदार है। मेरी मकान मालकिन दिन में अपना कोटा लेने के बाद, मेरा मतलब लेमन फ्लेवर्ड जिनका पौवा पेलने के बाद एंट्रेंस हॉल में गिरती पड़ती जासूसी करती कि मैं उसकी नजरों से बच के निकल ना जाऊं। और मैं जैसे ही एंट्रेंस हॉल के अंदर आता, वो मुझे पकड़ लेती, अपनी बाहों में खींच के ले आती कोने में। उसके शरीर की वो बदबू, उसके मुंह की वो दुर्गंध, कल्पना भी नहीं कर सकते पीटर। और सेक्स को लेके उसकी वो भद्दी और गंदी सी इच्छाएं, मैं हूँ उसकी लपलपाती वासना के निशाने पर। वेल, दैट्स हॉरिबल। बहुत घिनौना है ये सब, डिस्गस्टिंग। पर मैंने उससे बचने का रास्ता ढूंढ लिया है। अब जब भी मैं कमरे के अंदर
मैं एंट्रेंस के अंदर आता, वो मुझे पकड़ती जकड़ती और कोने में ले जाती और बताने लगती अपने कमरे के बारे में। मैं उससे कहता डार्लिंग, माय स्वीट हार्ट, माय लॉलीपॉप। क्या वो सब काफी नहीं था जो हमने कल किया? और उससे एक दिन पहले इतना सुनते ही वो मुझे छोड़ के शहर उठती, खड़ी हो जाती और कल्पना करने लगती, महसूस करने लगती हम दोनों के उस पल के बारे में जो जो हमारे बीच में कभी हुआ नहीं। और तब उसके चेहरे पे आती है किसी मुस्कान और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस यात्रा को घर के अंदर कुछ अच्छा कर रहा हूँ। और तब वो अपने कुत्ते को इशारा करती और चली जाती अपने कमरे में और मैं सेफ हो जाता अगली मुलाकात तक के लिए। I can't believe this. हाँ। मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसे लोग सचमुच होते हैं। ये पढ़ने लायक है ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ। और फैक्ट को फिक्शन पे छोड़ देना ही बेहतर होगा ऐसा मुझे लगता है। तुम सही हो पीटर। और मैं जो तुम्हें बताना चाहता हूँ, इट्स ऑल अबाउट डॉग। हाँ, the dog. हाँ, तुम जाने की तो नहीं सोच रहे ना? नहीं मतलब जा तो नहीं रहे? नहीं नहीं। हाँ, तुम जाने मत, क्योंकि कुत्ते की कहानी सुनाने के बाद जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जो मैं तुम्हें बताऊंगा, वो है जू में क्या हुआ। Really? हाँ, जेरी, हाँ। तुम भरे पड़े हो किस्से कहानियों से, नहीं? हेलो, देखो मैंने तुम्हें यहाँ पे पकड़ के या जकड़ के नहीं बैठा रखा है। तुम चाहो तो भी जा सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि तुम मेरी बात सुनो, और मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं सुना रहा। जानता हूँ मैं। Good. So now presenting the story of Cherry and the dog. अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसका कुछ लेना देना है इससे, यानी मुझे बताने कि कैसे कभी कभी जरूरी हो जाता है एक छोटे रास्ते को सही से तय करने के लिए एक लंबा रास्ता घूम के आना। यही मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि उसका कुछ लेना देना है उससे, और इसीलिए मैं जू गया था और मैं चलता रहा जब तक यहाँ नहीं पहुँच गया। मैं जब तक यहाँ नहीं पहुँच गया। ओह ओह डॉग, मैंने तुम्हें बताया था उस कुत्ते के बारे में, उस काले शैतान के बारे में। बड़ा सा सर, छोटी छोटी कान, आंखें। मुझे लगता है वो बूढ़ा हो चला है, उसका निश्चित ही दुरुपयोग किया गया है। हमेशा में चलता रहता है अलग अलग तरीके से। वो बहुत काला है, बहुत काला। उसकी सिवाय आंखों के जिसमें हमेशा खून सवा रहता है। और हाँ, और एक घाव सीधे पैर में यहाँ, वो भी लाल। और क्या, और एक ग्रे येलो व्हाइट कलर, जब वो अपने जबड़ा फाटा था ऐसे। हाँ, यही तो किया था जब उसने मुझे पहली बार देखा था। अब जानवर मुझे कोई सेंट फ्रांसिस तो समझते नहीं है, जिनके आगे पीछे ऊपर नीचे बोट्स रहती है, बोट्स। वो तो मुझे एकदम मामूली टुच्चा आम आदमी समझते हैं, लोगों की तरह। उसे मेरी पतलून का एक टुकड़ा यहाँ से मिल गया दूसरे दिन ही, और ये कई दिन तक ऐसे ही चलता रहा। मेरी समझ में नहीं आता कि उस घर में रहने वाले बाकी के लोग इसे कैसे मैनेज करते हैं। ये सिर्फ मेरे साथ होता है,
आते वक्त जाते वक्त कभी नहीं। फनी, मैं अपना सारा सामान लेकर सड़क पे भी रह सकता था उस कुत्ते की वजह से। तो एक दिन जब मैं कमरे में लेटा हुआ था तो सोच रहा था, हाँ, कुत्ते के बारे में। मैंने कुत्ते के बारे में सोचा और मैंने तब ये फैसला किया कि मैं इसे कोमलता से मार डालूंगा। क्या? और अगर ये काम नहीं किया तो मैं इसे बस मार डालूंगा। नो नो जेरी, हाउ कैन यू डू दैट? सुनो, तो जब मैंने ये फैसला किया कि मैं उसे मार डालूंगा तो मैं गया एक बर्गर वाले के पास और मैंने उससे 5 बर्गर मांगे एक्स्ट्रा मीट के साथ, 5 भरे हुए, और मैं वो लेके चला एंट्रेंस हॉल की तरफ। और जैसे ही मैं एंट्रेंस हॉल के पास पहुंचा मैंने वो दरवाजा धीरे से खोला तो मैंने देखा कि वो कुत्ता वहीं है, एंट्रेंस हॉल के बिल्कुल बीचों बीच। मैंने वो बर्गर एंट्रेंस हॉल के पास रख दिए, उससे लगभग 12 फुट दूर। फिर उस कुत्ते ने मुझे देखा, हाँ गुजराया, और फिर वो दौड़ा दौड़ा और दौड़ा और दौड़ा और फिर रुक गया जाके बर्गर के पास और उसे सूंघने लगा। और फिर उसने मुझे देखा और मुस्कुराया, बस तभी के लिए। उसके बाद वो भूखे कुत्ते की तरह उस बर्गर में टूट पड़ा। भूखा कुत्ता, हाँ, वो था ही भूखा कुत्ता। वो उसे ऐसे खा रहा था जैसे उसने कभी इससे पहले अच्छा ना खाया हो। और इसमें कितना सच था, मुझे नहीं लगता कि मेरी लैंड लेडी या उसकी मकान मालिक, उसकी तो मालिक थी, ने उसे कभी कुछ अच्छा खिलाया हो कूड़े के अलावा। उस बर्गर को खाने के बाद वो कुत्ता मुझसे दौड़ा और मैं फिर बच के निकल गया ऊपर अपने घर पे। मैं बहुत गुस्से में था, बहुत गुस्से में। 5 पूरे बर्गर, वो इतने बेकार, इतने कम भी नहीं थे कि किसी को खा के मजा ना आए या उसका पेट ना भरे, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुत्ता मुझ पर दौड़ा मुझे पकड़ने के लिए। इस बात से मैं बहुत गुस्से में था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। लेकिन मैंने ये 5 दिन तक करने का और सोचा। यही तो मैं बर्गर वाले के पास जाता, बर्गर लेता, एंट्रेंस हॉल के पास उसे रखता, वो उसे खाता और मुझे पकड़ने के लिए भागता। मैं बच के निकल जाता। मैं बर्गर वाले से बर्गर लेता, एंट्रेंस हॉल में रखता, वो उसे खाता और मुझे पकड़ने के बाद मैं बच के निकल जाता। नहीं मतलब ये ऐसे ही चलता रहा 5 दिन। अब मैं गुस्से से ज्यादा बनना चुका था, घिनना चुका था। अब मैंने इस बार एक सच्चा और पक्का फैसला किया कि मैं इसे मार डालूंगा। लेकिन तुम कुत्ते को क्यों मार? सुनो, और भी मैं कामयाब नहीं हुआ। मतलब मैंने जब ये फैसला किया कि मैं उस कुत्ते को मार डालूंगा, पक्का फैसला, सच्चा फैसला, तो मैं गया बर्गर वाले के पास। मैंने इस बार बर्गर वाले से जो लेना था वो बिना बंद के मीट, और मैंने वही मांगा उस मीट। मुझे बर्गर वाले से कुछ सवालों की उम्मीद थी, जैसे हेलो सर, हम लोग बिना बंद का बर्गर नहीं देते, या फिर एक्सक्यूज मी सर, ये अकेले मीट का आप क्या करने वाले हो? लेकिन नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसने बड़े हंसते हुए मुझसे कहा, ये लीजिए सर अपनी बिल्लियों के लिए नाश्ता। और मैं कहना चाहता था नहीं, बिल्लियां नहीं है, ये एक षड्यंत्र का हिस्सा उस कुत्ते के लिए जिसे मैं जहर दे के मारना चाहता हूं। लेकिन नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा।